हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज आपका मैं डे 3 का लेक्चर फर्स्ट लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है। और ये जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत अच्छे से चैप्टर के बारे में पहले थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में यानी इस चैप्टर में जो आपको चीज़ें समझनी है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक होंगी। ठीक है। कहने का मतलब इस चैप्टर का यूज आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी मिलेगा देखने को, क्योंकि इसमें इक्वेशंस आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी इसकी समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो मैं डिस्कस करता हूँ पहले चैप्टर का नेम। चैप्टर 3 जो है वो क्या है आपका? पेयर। पेयर का मीनिंग क्या होता है पहले इसको समझिए। पेयर का मतलब आप अपनी लाइफ में कहीं भी देखेंगे, इसका मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर दो होंगे तो दो को मिला करके एक पेयर बनता है। ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी वो दो चीजों की पड़ेगी। अब वो चीज क्या होंगी आगे समझ में आएगा। पेयर ऑफ किसका? पेयर लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी पहले चैप्टर में, पॉलिनोमियल में क्या बताया था? डिग्री। अगर आपकी डिग्री 1 है, अगर आपकी डिग्री 1 है तो वो कहलाएगा आपका लीनियर। इसके बाद आता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन। ठीक है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन। और टू मतलब आपके नंबर है। और ये जो है वेरिएबल आपका क्या होता है? वेरिएबल आपको मैंने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताए थे वेरिएबल क्या होते हैं। तो जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, वो जो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ये सब आपके क्या है? वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल आपको कितने पढ़ने हैं यहाँ पे देखो जरा, टू। तो मैं यहाँ पर आपके लिए टू वेरिएबल दिखा देता हूँ जो एक्स एंड वाई है। क्लियर है समझ में? अब ये जो चीज दिखाई जा रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें क्या क्या यूज होगा? दो इक्वेशन यूज होंगी, डिग्री 1 होनी चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और एक्स और वाई दो वेरिएबल होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब इसको ध्यान से देखिए, x यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है। क्लियर हुआ? चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको 2 को नहीं लिखता हूँ और इधर 3 को नहीं लिखता हूँ। ठीक है। केवल y लिखा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये जो है x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और इन दोनों की देखो डिग्री यानी कि पावर कितनी है? 1 है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर मैंने जो 2 लिखा था और जो 3 लिखा था, ये क्या है? इसके कोफिशिएंट है, वो जो आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में जब जीरोज निकाल रहे थे तो आपको मैंने बताया था। ये 2 और 3 आपके कोफिशिएंट है। अभी हमारे पास एक इक्वेशन आई है। ठीक है। अब मैं दूसरी इक्वेशन भी लेता हूँ कोई, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब एक इक्वेशन ये है, यहाँ पर भी आपकी डिग्री 1 है, वेरिएबल आपके एक्स एंड वाई दोनों यूज हो रहे हैं, इक्वल टू का साइन भी यूज हो रहा है, और आपका पेयर। अब देखो ध्यान से, दो इक्वेशन हो गई तो दो इक्वेशन को मिला करके बनता है एक पेयर। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो इक्वेशन दी जाएंगी इस तरीके से पेयर की फॉर्म में दी जाएंगी। क्लियर हुआ? तो यह है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तो केवल ये समझ में आया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। अभी इसके बाद इनका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा आपका वो क्या आएगा? ये वाला। इसके पहले मैं ये समझा देता हूं कि आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म इस लीनियर पेयर ऑफ इसकी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन की इनटू वेरिएबल। तो देखो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। और पेयर की बात होगी तो दो चाहिए ना आपको, तो दूसरी वाली इक्वेशन में आपको 2 लगा देते हैं। ये आपका, ध्यान से देखो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी जब पेयर आपको लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल में मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा। a1 क्या है? कॉफिशिएंट है। b1 क्या है? कॉफिशिएंट है। c1 आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है। a2 आपका कॉफिशिएंट है, b2 आपका कॉफिशिएंट है, c2 आपका कांस्टेंट है। आगे से ध्यान रखना, जैसे ये क्वेश्चन आपको कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले इस 5 को इधर ले जाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। क्लियर हुआ?
A1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, B1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है एंड C1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 5 है। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। अगर कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने इसको बताया कि ये जो 5 इधर है तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले। क्लियर हुआ? ओके। देन आगे आपको एक चीज याद करनी है, देखो इसको देख करके, स्टैंडर्ड फॉर्म को देख करके आपको एक रेशियो याद करने हैं। रेशियोज आपको याद करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअली में जो इक्वेशन लिखी हुई है ये पहले समझ लो, ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जब आप कहीं भी इक्वेशन बनाते हैं वेरिएबल को यूज करके, कांस्टेंट को यूज करके, और जो इक्वेशंस बनती हैं ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो याद रखना आज के बाद, ये जो इक्वेशंस होती हैं किसको रिप्रेजेंट करती हैं? लाइंस को। लाइंस को, कोऑर्डिनेट में जो लाइंस बनती हैं ना, ग्राफ में लाइन बनती हैं, उन लाइंस को ये जो आपकी क्या है, इक्वेशन है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रेशियोज अब हमें पढ़ने हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं वो समझ लीजिए। तो ये जो दो हैं वो लाइंस हैं। अब ये लाइन कैसी होंगी, किस टाइप की लाइन होंगी, वो हमको समझना है। तो देखो आपको देखना है रेशियो एक A1/A2, B1/B2 के बारे में। ठीक है, अगर ये A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल नहीं होते हैं किसी क्वेश्चन में, A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होते हैं, तब आपकी जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इस टाइप की लाइन कुछ, ठीक है, ये लाइन आपस में इस पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। क्लियर हुआ? ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपके जो कोफिशिएंट A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होने चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में देख लीजिए, A1 कितना है आपका? 2 है। ठीक है, A1 आपका कितना है? A1 आपका देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है? 2 है। B1 आपका कितना है? यहाँ पे 3 है। यहाँ पर देखिए आपका A1 कितना है, A2 कितना है? 1। और यहाँ पर देखिए B2 कितना है आपका? 1। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इनका रेशियो निकाल के देखता हूँ। देखो ये जो है वो 2 है, इधर लिखता हूँ 2/1, और यहाँ 3/1। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है तो इनके बीच में कैसा साइन आएगा? डज नॉट इक्वल टू। क्लियर हुआ ना? इनके बीच में क्या साइन आएगा? डज नॉट इक्वल टू। अब ये डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी गई है, ये जो पेयर दिया गया है, इसकी जो लाइंस हैं आपस में वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो ये जो लाइन बन गई, ये A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसे आपको चेक करना है और देखना है वो लाइन कैसी निकल के आ रही है। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं तो इसका सॉल्यूशन कितने होते हैं? तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगर लाइन आपकी कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग होती है, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आपके पास होता है। सेकंड केस क्या है? ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड देखिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों ही रेशियो आपके सेम निकल के आ जाएं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो आपको क्या करना है? ये जो लाइंस होती हैं, अब ध्यान से देखो, दोनों ही लाइनों के जो कॉफिशिएंट हैं वो इक्वल हैं। और जब दोनों लाइन के कॉफिशिएंट इक्वल होंगे, इसका मतलब वो लाइन जो है वो दोनों ही सेम होंगी, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। इसका मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन। और जो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं तो सॉल्यूशन कितने होते हैं? अब एक चीज समझिएगा, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन और मैंने इसी के ऊपर बना दी, अब आप बताइए जरा कितने सॉल्यूशन होंगे? दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, और जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे? एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। का मीनिंग ये हुआ कि इस लाइन के और उस लाइन के दोनों के जो पॉइंट हैं, एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन। तो सर इस पे पॉइंट कितने होंगे? तो जो लाइन होती है आपकी, वो किससे बनती है आपको पता है? लाइन जो है वो पॉइंट से मिलकर के बनी है। ऐसे पॉइंट्स होंगे कुछ
उन सब पॉइंट्स को आपस में जोड़ करके एक लाइन बनती है। देखो जरा मैं पॉइंट बनाता जा रहा हूँ, लाइन बनती जा रही है। तो एक लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उसको लिए क्या बोलते हैं, उसको इनफाइनाइट पॉइंट्स। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एवरी पॉइंट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, कितने, एवरी पॉइंट सॉल्यूशन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक थर्ड केस और बचता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट आपके। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x और y के जो कोऑर्डिनेट हैं, मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 x और y के साथ आते हैं ना, यहाँ पे देख लो जरा, ये और ये दोनों x y के साथ, और जो C होता है वो आपका कैसा होता है, फ्री होता है, मतलब वो किसी वेरिएबल के साथ नहीं आता, वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो एक्चुअली जो कांस्टेंट टर्म होता है वो किसको बताता है, एक नया नेम आपको देखने को मिलेगा, ये स्लोप को बताता है। अभी स्लोप क्या होता है ये आपको आगे चल के समझ में आएगा, ये फिजिक्स में समझ में आएगा ये। तो स्लोप क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए कि अगर ये कंडीशन बनती है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल हैं, बट C1 अपॉन C2 उन दोनों के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में जो लाइन होती है वो कैसी होती हैं, वो लाइन जो है वो पैरेलल होती है। जब लाइन पैरेलल होती है तो पैरेलल लाइन को कैसे बनाया जाता है, देखो जरा, कुछ इस तरीके से बनती है पैरेलल लाइंस। और गौर से देखो तो ये जो पैरेलल लाइन है आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं। और जब वो ना ही एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब दो चीजें आपस में मिलेंगी नहीं जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। अगर आपकी लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस हैं, तो आपके पास देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीन कंडीशन आपके लिए इस चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्या है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उसके लिए आपका वन सॉल्यूशन होता है। सेकंड है आपका को इंसिडेंट लाइन, ये को इंसिडेंट है, ठीक है, COINCIDENT। को इंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर है, और जब एक दूसरे के ऊपर है तो एवरी पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब आपका C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं हो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के, और इसमें नो सॉल्यूशन। अब ये जो लाइन है मैं बना के भी बता दूंगा आपको, लेकिन इतना टाइम इसमें कंज्यूम करने का कोई फायदा नहीं है, आपको केवल ये पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जरा आगे देखिए क्या है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया आपके लिए, वही ले लेता हूं मैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है, ग्राफिकल कैसे करेंगे, तो ग्राफ पर आपको पता है आपके पास क्या होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ओके, ग्राफ पर क्या होता है, पहले ग्राफ पेपर को ठीक से बना देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है क्या, दिख जाएगा, कलर देख लेते हैं, कलर क्या है इसका, हाँ वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, वाइट करते हैं, एक मिनट, ठीक है। दूसरा लाइन इधर से लेते हैं, ये है क्या आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, ये एरो बनाने का मीनिंग ये है कि ये लाइन कभी एंड नहीं होती है, ये आपस में चलती जाती हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, ये जो दो इक्वेशन है इनमें एक्स और वाई यूज किए गए हैं, और एक्स और वाई आप अच्छे से जानते हैं, नाइन्थ क्लास में कोऑर्डिनेट जब आप पढ़े थे तो आपको समझ में आता है कि ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात होती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये जो होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस। क्लियर हुआ,
ये x का नेगेटिव होता है, या x डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपका y डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या आपका y डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, या y नेगेटिव भी होता है। ठीक है, इसका मतलब इधर नीचे ऑल नेगेटिव, इधर ऑल नेगेटिव, उधर उधर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अब ये मेनली इसका यूज मुझे कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मेन टारगेट है। मैं क्या करता हूँ, पहले इस इक्वेशन में ये देखता हूँ कि x और y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, जिनसे इसमें पुट करने पर इक्वेशन में आपका जो आंसर आ रहा है वो 5 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ यानी कि x की वैल्यूज रखेंगे, यहाँ y रखेंगे। एक्चुअली आप दो वैल्यूज भी निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं दो वैल्यूज निकाल लेता हूँ, आप तीन को भी निकाल के करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह पर आपका -2 रखता हूँ। अब आप बोलोगे सर आप ये कैसे रख रहे हो, तो पहले आप एक काम कर लीजिए, इस इक्वेशन को शॉर्ट बना लीजिए। 2x इक्वल टू 5 - 3y हो जाएगा, और x इक्वल टू यहाँ पे देखो तो 5 - 3y अपॉन 2 हो जाएगा। y की जगह पर आप कुछ वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ध्यान से देखो, अगर मैंने y की जगह पर 1 रखा है इसी इक्वेशन में, तो ये क्या बनेगा, 5 - 3 बनेगा अपॉन 2। ये जो है वो x की वैल्यू आएगी। तो देखो 5 - 3 क्या होता है, 2/2, x की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू क्या रखी हमने पहले, 1 रखी। ठीक है, तो x भी 1 है, y भी 1 है। ये एक सॉल्यूशन का तरीका है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, x और y की क्या वैल्यूज मिलेंगे। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, जरा देखिए, अगर मैं y की जगह पर रख दूं 3, क्या किया मैंने, y की जगह पर मैंने 3 रख दिया, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 5 - 3 × 3, y की वैल्यू 3 है, तो 3 × 3 9 बनेगा अपॉन 2, और 5 - 9 माइनस का 4 आएगा अपॉन 2 करेंगे, और ये माइनस का 2 आएगा। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -2। x जब -2 है तो y आपका 3 है, ये निकल के आ गया। इसी तरीके से इस सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जरा देखो, ये तो इजी है, आपको दिख रहा होगा कि अगर x 0 है तो y की वैल्यू 1 है। कैसे, x अगर मैंने 0 रख दिया तो देखो y की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 1 आ रही है ना। तो x अगर 0 है तो y की वैल्यू 1 है, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है। क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो मेनली ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम इस ग्राफ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पॉइंट है वो 1 है, ये आपका पॉइंट 2 है, ये आपका पॉइंट 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इस तरीके से ये आपके क्या है, पॉइंट्स हैं। ये +1 है, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं आपके, इधर ये नेगेटिव x हो जाएगा। अब एक्चुअली मुझे इन पॉइंट्स को उसमें रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इस वाली इक्वेशन का करता हूँ। तो देखो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, 1, 1। तो x1 y1, तो देखो जरा, x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 1 ये है, तो दोनों इस जगह पर आएंगे ये पॉइंट्स। ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इस जगह पर आएगा कि नहीं, क्योंकि देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एंड सो ऑन। ठीक है, ये वाला इधर भी एंड सो ऑन। अब मेनली देखो, तो ये देखो 1 और 1, वाई पर आपका 1 ये लाइन है, एक्स पर वाला ये लाइन है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। यही पॉइंट आपका क्या है, 1, 1 है। दूसरा देखो -2 और 3, तो पहले -2 देखो एक्स का कहाँ पर पड़ेगा, ये -1 है, ये -2 है, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8 एंड सो ऑन। -2x का आपका यहाँ पर है और y की वैल्यू 3, यानी इसको लिखने का तरीका -2 और 3 होगा। इसको कहाँ पर आएगा ये, तो देखो x की वैल्यू जो -2 है वो इस वाली लाइन पर रहेगी, कहीं भी जाओ, और y की वैल्यू 3 इस लाइन पर रहेगी, तो आपको ये वाला पॉइंट देखने को मिल गया।
क्लियर हुआ? अब इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। अब आप क्या करेंगे? 2 पॉइंट्स मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है? आपस में कैसे मिलेंगे ये ध्यान से देखिए ज़रा। एक लाइन जाएगी, ये गलत हो जाएगी लाइन, दूसरी लाइन लेते हैं। ठीक है? इस तरीके से कुछ ये लाइन रहेगी। ठीक है? ओके। अब इस लाइन के अलावा दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाएंगे। तो ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन की है पहले वो लिख देते हैं। इक्वेशन क्या था आपका? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। देन नेक्स्ट 0,1 कहाँ पर होगा आपका? 0,1 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 है। तो ये आपकी y की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी। और y एक्सिस पर ऑलवेज 0 x होता है और x एक्सिस पर ऑलवेज y 0 होता है। ये कंडीशन याद करना। y कब 0 होगा? जब आप इस लाइन पे चलेंगे। और x कब 0 होगा? जब आप इस लाइन पे चलेंगे। ठीक है? तो इसके भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये -2,3 है, ये आपका 1,1 है, और ये जो है आपका 0,1 है। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? 0,1 है। अब तीसरा पॉइंट है 1,0 यानी x की वैल्यू तो आपकी 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है? अब ये वाला पॉइंट होगा, इसको लिख देंगे यहाँ पे 1,0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, देखो। ठीक है? एग्जैक्ट आपका ग्राफ पेपर पर कैसे मिलेगा ये देखो जरा। तरीके से कुछ मिलेगा। अब जो ग्राफ पेपर पर ये जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा। अब इस जगह को आप देख लीजिए, ये क्या है? और सॉल्यूशन जब आप यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जरा देख लीजिए। y की वैल्यू जो है आपकी कितनी आएगी? 3 आएगी। और ध्यान से देखो तो y की वैल्यू इस पॉइंट पर, यहीं पर ये मैच कर रहा है। ठीक है? y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ओके। और y की वैल्यू 3 आ जाएगी, देन y की वैल्यू 3 को देख के रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये पॉइंट जो है इनका सॉल्यूशन है, -2,3। ये ग्राफिकल आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया। इस जगह पर ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं। क्लियर हुआ? जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका आंसर होता है। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का। क्लियर? समझ में आ गया? ग्राफ पेपर आपको बनाना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। अब ये एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन एवरी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको इक्वेशन बना के दिखा दूंगा, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ओके? तो 10th स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th में स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है आपकी? 10 है। टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स क्विज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इसका मीनिंग ये हुआ, नंबर ऑफ जो गर्ल्स है हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये पता है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन बॉयज, बॉयज से आपकी 4 अधिक है, ये पता है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट पेज पे, जब मैं आपको बता रहा था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेने हैं, यानी वेरिएबल लेने हैं। तो जब मुझे गर्ल्स के बारे में नहीं पता कितनी है, बॉयज के बारे में नहीं पता कितना है, तो मैंने क्या किया? गर्ल्स को एक्स मान लिया, बॉयज को वाई मान लिया, पता ही नहीं था।
लेकिन एक चीज पता थी, उसने बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ध्यान से देखो, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले देखो नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है, कि नंबर ऑफ बॉयज वाई है, और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर देन है। इसका मतलब क्या हुआ? अब गर्ल्स देखो, जैसे गर्ल्स का नंबर ज्यादा है, बॉयज का नंबर कम है, तो बॉयज को गर्ल्स के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी बॉयज जो कम है उतना उनको बढ़ा दो। मतलब कहने का ये है, बॉयज आपके भाई हैं, एक्स आपकी गर्ल्स हैं, और जो एक्स गर्ल्स हैं वो 4 गर्ल्स अधिक हैं बॉयज की कंपैरिजन में। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये नंबर ऑफ बॉयज है, तो ये 4 अधिक है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बॉयज में अगर मैंने 4 को ऐड कर दिया तो ये दोनों हो गए बराबर। क्या समझ में आया? अब ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो गर्ल्स 4 मोर थी उनमें बॉयज में भी 4 ऐड किया तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अभी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इस जगह पर इक्वल नजर आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज इक्वल नहीं है, वाई के साथ 4 ऐड करने पर नंबर ऑफ गर्ल्स का इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को मिलाकर के टोटल कितने थे क्लास में बच्चे? 10th बच्चे थे। अब 10 बच्चे थे तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज और क्या मिल रही है, कि जब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को जोड़ा जाएगा तो दोनों मिलाकर कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहला इक्वेशन ये नजर आ रहा है, सेकंड इक्वेशन आपको ये नजर आ रहा है। जब दो इक्वेशन आपके पास होते हैं तो क्या करते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका आ चुका है। अब क्या करना पड़ेगा आपको? ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना करके इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यूज रखेंगे। एक्स एंड वाई की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में देखो, अगर मैंने वाई की वैल्यू 0 रख दी, ये मैंने अगर 0 बना दिया तो देखो इसको मैंने छुपाया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। यस, वाई अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। और अगर मैंने एक्स को 0 बनाया तो ये वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और वाई की वैल्यू चाहिए तो मुझे 4 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये 0 हो गया, 4 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये -4 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आपको -4 मिलेगी, अगर आपका एक्स 0 है तो। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये जो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ इनको मैं ये भी देख लेता हूँ कि कहीं आपका आंसर फ्रैक्शन में ना आ जाए, ये वैल्यू एग्जैक्ट आ जानी चाहिए। फ्रैक्शन में भी आ सकती है, बट फ्रैक्शन में आने के बाद आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट, सेकंड इक्वेशन को भी निकाल दीजिए। अगर मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 10, y 0 है तो x की वैल्यू 10 बन जाएगी, देखो y 0 रखती, और अगर x 0 रख दिया तो y की वैल्यू 10 बन जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो वैल्यूज आ गई, इनको जैसे अभी मैंने देखो पीछे वाले पेज पे एक ग्राफ बना के बताया आपको यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना करके फिर सॉल्यूशन निकालना है। बट मैं इन दोनों को यहाँ भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट अभी आपकी क्लास में यानी सिलेबस में या इस एक्सरसाइज में ये मेथड नहीं बताया कि आप यहीं की ही इनको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। उन्होंने ग्राफिकल के लिए बोला है, देखो सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ग्राफ बना करके फिर उसके सॉल्यूशन को उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी और ये वाली लाइन इस तरीके से, जैसे मैंने जस्ट जस्ट अभी यहाँ पर आपको करके बताया, ये वाला टेबल, ये वाला लाइन मिला था, इस वाले टेबल से ये वाला लाइन मिला था, दोनों जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे थे वो सॉल्यूशन था, तो दोनों -2, 3 पर इंटरसेक्ट कर रहे थे और वही इनका सॉल्यूशन निकल के आया। तो इस तरीके से आपको इनका ग्राफ बनाना है और आपको सॉल्यूशन निकालना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। 5 pencils and 7 pens together cost rate 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost it for 46. Find the cost of one pencil and one pen. अभी अभी मैंने आपको वही बताया, जब x यानी कि कोई चीज दे रखी है, उसके आपके उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि वो नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेंसिल क्या है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ पेन तो बता दिया है।
लेकिन कीमत नहीं बताई। जब कोई चीज अननोन होती है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज प्राइस ऑफ वन पेन, पेंसिल लिख देते हैं पहले, इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, देन प्राइस ऑफ वन पेन इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, अब प्राइस तो मुझे पता चल गया कि 100 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदता है तो टोटल जो उसको पैसा देना पड़ता है वो होता है आपका 50 रुपीज। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मेरे पास एक पेन है, इसकी कीमत 5 रुपए है। तो अगर एक पेन की कीमत 5 रुपए है, मैं 5 पेन खरीदूंगा तो कितनी हो जाएगी, 25 रुपए हो जाएगी। आपने क्या किया, 5 × 5 25 हो गया। ऐसे ही एक पेन की वो पेंसिल था, और ऐसे पेन की कीमत भी आप निकालोगे, जैसे 2 रुपए है तो 7 पेंसिल्स का पेन का कीमत कितना हो जाएगा, 7 × 2 14 हो जाएगा। तो इसका लॉजिक ये समझिए कि अगर एक पेंसिल की कीमत एक्स है तो 5 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी ना, 5 × x। जैसे अभी मैंने निकाला, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, आपने क्या किया, 5 × 5 25। ऐसे ही अगर एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, तो टोटल 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या निकल के आएगी, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू 5 × x इक्वल टू 5x रुपीज। ठीक है, 5x रुपीज आ गया। सेम द कॉस्ट ऑफ 7 पेन इक्वल टू 7 × y, और ये आ जाएगा 7 y रुपीज। क्लियर हुआ, यानी कि एक की जो कीमत दे रखी होती है उससे टोटल में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्राइस निकल के आ जाता है, कॉस्ट निकल के आ जाती है। ठीक है, अब इन दोनों को देखो ध्यान से, 5x और 7y, ये पेन 5 पेंसिल की और 7 पेन की कॉस्ट है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जब इन दोनों को खरीद के लाए तो कितना खर्चा पड़ा, टोटल टोटल कितना खर्चा पड़ा, 50 रुपए। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 5x प्लस 7y। दोनों चीजों को खरीद के लाए होंगे तो दोनों का ही प्राइस जोड़ना पड़ेगा ना, और वो कितना आ रहा है क्वेश्चन में बोला, 50 रुपीज। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन देखो, पेयर एज, यानी कि जबकि अगर कोई व्यक्ति 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स परचेज करता है, यानी 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स क्या हो जाएगा, जरा देखो ध्यान से। जब एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपीज, 7 × x इक्वल टू 7x रुपीज हो जाएगा। और 5 पेन की कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इक्वल टू, तो 5 × पेन की कॉस्ट कितनी है, एक की y रुपीज, टोटल क्या बन जाएगी आपकी, 5 y रुपीज। क्लियर हुआ। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि अगर इन दोनों को एक साथ खरीदते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ता है, 46। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, और ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। अभी आपके पास दो इक्वेशन नजर आ रही हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आपका ये है। और इन दोनों इक्वेशन को उस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यूज लिखेंगे। ध्यान से देखो इसमें क्या वैल्यू रख के आप ये बॉक्स बना सकते हो। तो मेनली था टारगेट आपका इक्वेशन बनाना। इक्वेशन जब मैं आपको बता दे रहा हूँ बना करके तो आप सॉल्यूशन खुद भी कर सकते हो, बट अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये बॉक्स बना करके। अगर ध्यान से देखो, इस x की जगह पर मैंने रखा 3, x की जगह पर मैंने क्या रखा, 3। तो ये कितना बन जाएगा, 5 × 3 7y इक्वल टू 50। ये 5 × 3 कितना बनेगा, ध्यान से देखो, 15 हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं,
ठीक है। एक्स की जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो जरा, 5 × 3, 3 लिख देता हूँ, प्लस 7y = 50। ये 7y = 50 माइनस, देखो 5 3 जा 15 होगा, 15 इधर माइनस में चला जाएगा, 7y = 35 आ जाएगा, और y = 35/7 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। जब x की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3 थी, तो y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। क्लियर हुआ। ऐसे ही इस बार यहाँ पर रख के देखिए जरा, 7 की जगह पर, अगर आप y की जगह पर, अगर आप y की जगह पर यहाँ क्या पुट कर सकते हो, जरा ध्यान से देखिए, 7 8 जा कितना होगा, 56, और 7 माइनस रख देते हैं इसकी जगह पर, तो जैसे y 7 3 जा कितना होगा, 21। चलिए आप इसमें कोई भी वैल्यू देख लिए अपने हिसाब से, x की जगह पर या y की जगह पर, है ना। अब x की जगह पर भी आप पुट कर सकते हो, जैसे x की जगह पर मैं ऐड करता हूँ, 5 3 जा 15, 15 को अगर 50 में ऐड करेंगे 65 हो जाएगा, जो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो आप y की जगह पर 8 रखेंगे तब भी नहीं होगा, और y की जगह पर 9 10 नहीं, x की जगह पर ऐसा देखना कि फ्रैक्शन ना बन जाए, ये ध्यान रखना आपको ना, फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। तो ये जो है x की जगह पर अगर आपने रखा -3 रखा, देन आपका ये -15 हो जाएगा, उधर जाने पर 65 बन जाएगा, क्योंकि आपका मल्टीपल नहीं होगा। तो दूसरा वैल्यू आप ले लीजिए कोई, y की जगह पर, पहला वाला हो गया, दूसरा देखिए, y की जगह पर मैं रखता हूँ आपका -2, -2 रखने पर बनेगा, नहीं होगा, -3 या 3 रखिए, 0 रखने पर हो जाएगा। देखो जरा, y की जगह पर 0 रख देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, y की जगह पर 0 रख दिया, देखो जरा, y की जगह पर मैंने 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 5x + 0, 7 × 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा ना, और ये इधर 50, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/5, यानी 10 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू आपकी 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10। ये हो गया, ठीक है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10। इस तरीके से इसका भी आप बना लेंगे, ठीक है। 7x + 4y = 46, अगर x की जगह पर मैंने रखा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 21, 7 3 जा 21 + 5y = 46, 21 उधर जाएगा, तो 46 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जरा देखो, 46 - 21 = 25 बचेगा। y की वैल्यू निकालनी है, तो 25 में 5 से डिवाइड हो जाएगा, =5 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर आपकी 3 है, x की वैल्यू 3 है, देन y की वैल्यू आपकी 5 है। अनदर वैल्यू आप ले लीजिए जरा, x की जगह पर आप क्या लेंगे, और y की जगह पर भी ले सकते हो। 7 2 जा 14, 14 उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 60, ओके। 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 14 हो जाएगा, तो 14 को उधर ले जाएंगे तो कितना बनेगा आपका, माइनस करेंगे 14 46 में से, तो कितना आएगा आपका, 32 आएगा, ओके। तो आप x की जगह पर रख दीजिए -2, जैसे ही 7 में मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, +5y = 46, ये कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, +5y हो जाएगा, =46 हो जाएगा। ये 14 इधर जाने पर प्लस बन जाएगा, देखो जरा, 46 + 14 कितना होता है, 60 होता है, देन 5y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो 60 में किससे डिवाइड करेंगे आप, 5 से,
तो कितना आ जाएगा 12, 12 5 या 60 होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गई आपकी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू आपकी 12 है। अब ये वैल्यूज आपको ग्राफ पर इंडिकेट करके जहाँ भी लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप ग्राफ बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। मैंने आपको रेशियोज बहुत अच्छे से बताए हैं, रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए। रेशियोज मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, a1/a2 b1/b2 के बारे में बताया था। लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तीनों लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था, तीनों रेशियो आपको मैंने बताए थे, और आप वो फिर से देख सकते हैं एक बार। ये मैंने आपको तीनों रेशियोज यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि क्या होते हैं तीनों रेशियो, देख लीजिए। इन तीनों रेशियोज के बेसिस पर ही आपको वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन है जरा देखिए, आते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला इक्वेशन, इसमें a1 क्या है आपका 5 है, a1 क्या है आपका 5 है, अपॉन a2 क्या है आपका 7 है, b1 क्या है आपका -4 है, और b2 आपका क्या है 6 है। दोनों को चेक करो जरा, क्या ये इक्वल में है। इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, डज नॉट इक्वल टू। और जब डज नॉट इक्वल टू होता है तो ये लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, कैसी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन है। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, केवल आपको वही बताना है कि लाइन कैसी है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ये वाली देखिए जरा, 6/2 a1/a2 हो गया 6/2, ये -3/-1 है। यहाँ आपका देखो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई है, तो इसको इधर ले जाएंगे। पहले इनको चेक करते हैं जरा, देखो ये आपका सॉल्व होने पर कितना बनेगा, 3/1 बनेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3/1, ये 3/1, इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल हैं। कितना है ये 3/1, और ये भी आपका 3/1, दोनों इक्वल है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको चेक करना है, तो ये देखो इधर जाने पर -10 बनेगा, और ये इधर जाने पर -9। तो इसको इधर लिखेंगे -10/-9। ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बट 10/9 3/1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला जो साइन है वो डज नॉट इक्वल टू। तो ध्यान से देखिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, जो मैंने आपको इधर बताया था। देखिए जरा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट c1/c2 होता है, तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन होती हैं ऐसे में, तो आपको क्या करना है, जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो लाइन कैसी है पहले आपको वो बताना है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। आपसे तो लाइंस के बारे में पूछा गया केवल। इसको देखिए जरा, 9/18 a1/a2 हो गया, 3/6 हो जाएगा b1/b2, और ये इधर जाने पर -12 बनेगा, और ये इधर जाने पर -24 बनेगा। तो क्या लिखेंगे, -12/-24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब चेक करिए जरा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 जा 1, 9 2 जा 18, ये हो गया 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब ये भी 1/2 निकल के आया, दोनों इक्वल है। 12 1 जा 1, 12 2 जा 24, ये भी आपका 1/2 निकल के आया। इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। तीनों ही जब इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन बन जाती हैं आपकी, और यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बन जाते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपके निकल करके आते हैं। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 का है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। फिर से रेशियोज को कंपैरिजन करना है, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ध्यान से देखिए जरा, मैं पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में यही बता देता हूँ वापस जाके। देखो ये जो पेयर है ना, जिसमें आपको ये मैंने तीनों टेबल में लिख के बताए, इनको देखिए फर्स्ट और सेकंड को, दोनों को, इन दोनों में लाइन में सॉल्यूशन निकल के आ रहा है ना, इधर वन सॉल्यूशन इधर मेनी सॉल्यूशन। जब आपका सॉल्यूशन निकल के आता है तो ऐसे पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट। जब आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, किसी, चाहे वो कितने भी सॉल्यूशन हो, यहाँ पर आपके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन हैं, यहाँ आपका वन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो निकल के आ रहा है ना, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट लाइन। और इसमें सॉल्यूशन नहीं निकल के आता है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जब सॉल्यूशन निकल के आता है तो कंसिस्टेंट होता है, सॉल्यूशन नहीं निकल के आता है तो
इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और उसी क्वेश्चन पे आपका पहुंच जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 3 हम कर रहे थे अभी। इसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, बस और कुछ नहीं बताना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है तो पहले आपको 3/2 A1/A2, 2/-3 B1/B2 एंड 5/7 लिख देते हैं, बाद में देखेंगे कहाँ पर क्या इक्वल है। ये 3/2 है, ये 2/3 है, समझ पा रहे हो? ये 3/2 है, ये 2/3 है, और इधर माइनस भी है, इधर माइनस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते, तीसरा हमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि मैंने कंडीशन बताई A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है तो आपका मेनी वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये पहला वाला कंसिस्टेंट होगा। सेकंड को देखिए, A1/A2 यानी कि 2/4, B1/B2 यानी कि -3/-6, C1/C2 यानी कि 8/9। चेक करते हैं पहले क्या इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है आपका। ये 2 अपॉन, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 बनेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 बनेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान से देखो 1/2 1/2 दोनों निकल के आ गए। डज नॉट इक्वल टू 8/9, क्या 8/9 कभी 1/2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे में जो लाइन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है, याद और आ रहा होगा, पैरेलल लाइंस होती है। और पैरेलल लाइंस जब होती हैं तो आपका नो सॉल्यूशन, इसलिए इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड वाले को चेक करेंगे। अब इसमें देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है 3/2 5/3, तो क्या करते हैं, इस 2 और 3 का एलसीएम क्या है वो देख लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, इस 2 और 3 का दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देते हैं इक्वेशन में। ये जो 2 है और ये जो 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा जरा देखो, 6 आएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई इक्वेशन में इधर करेंगे, और 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, क्या बनेगा, 2 से ये कटेगा कितना, 3 टाइम्स, तो ये 9x हो जाएगा। ये 3 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और इक्वल टू ये 42 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन एज इट इज लिख दीजिए। अब इसमें A1/A2 चेक करिए, A1 कितना है 9, और A2 आपका 9, B1 कितना है 10, ये है -10। ध्यान से देखो, ये 1/1 तो हो रहा है, लेकिन इधर माइनस का आ रहा है। जब माइनस आ गया तो इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/1 पॉजिटिव है, ये 1/1 माइनस हो गया। ये दोनों इक्वल नहीं है, और जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होती हैं तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसको देखिए जरा, 5/-10 यानी A1/A2, -3/6 यानी B1/B2, 11/-22। ध्यान से देखिए, सबके पास एक एक माइनस आ रहा है, A1/A2 के पास भी, B1/B2 के पास भी, C1/C2 के पास भी। केवल वैल्यूज चेक करनी है, तीनों सेम है, तीनों के पास एक एक माइनस है। ये 5/2 यानी कि 1/2 बन जाएगा माइनस का। इधर देखो 3 1 जा 1, 3 2 जा, तो ये भी 1/2, ये माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इधर देखो 11 बन जा 11 2 जा 22, ये भी आपका क्या है, -1/2। तीनों के पास 1/2 है, और तीनों में माइनस का भी आ रहा है साइन। इसका मतलब ये क्या है, आपका तीनों सेम है, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और कोइंसिडेंट लाइन होती है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें, 4/3 एंड 2। फिर से 3 यहाँ पर नीचे दिख रहा है, तो क्या करेंगे, अब इधर की इसके नीचे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे में इधर करेंगे और इधर करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 का मल्टीप्लाई 4/3x + 2y इक्वल टू 8 × 3, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं करने की जरूरत है, तो पहले इसको सॉल्व कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x बचेगा। इधर 3 2 जा 6y हो जाएगा, इक्वल टू 24 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, ये है आपका 2x + 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो जरा, 4/2 A1/A2 चेक करेंगे ना, 4/2 लिखेंगे, 6/3 लिखेंगे, 24/12 लिखेंगे। ठीक है, चेक करो जरा,
ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो ये 2 आ रहा है। A1/A2 इक्वल टू B1/BT इक्वल टू C1/C2 निकल के आ रहा है। और इस केस में ये लाइन कैसी हो जाती हैं, कोइंसिडेंट हो जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाती हैं। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट लाइन्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट अगर वो है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन, यानी चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफिकली। ग्राफ आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकाल के बता देता हूँ। देखिए जरा, x के आगे कुछ भी नहीं होता तो कोफिशिएंट 1 होता है, y के आगे कुछ नहीं होता तो कोफिशिएंट 1 होता है, ध्यान रखना। इसको लिखेंगे 1/2 A1/A2 B1/B2 1/2 हो जाएगा, C1/C2 5/10। चेक करो जरा, ये तो दोनों इक्वल हैं, क्या ये भी इक्वल है? यस। 5 1 जा 1, 5 2 जा 10। तो ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 तीनों सेम है। और जब तीनों सेम होते हैं तो किस टाइप की लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी होती हैं? जब कोइंसिडेंट लाइन होती हैं तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो अब आपको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन करना है। ये ग्राफ आपको दिया जा रहा है, इस तरीके से ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे ग्राफ पर रिप्रेजेंट? इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। याद आ रहा होगा आपको, जैसे पहले क्वेश्चनों में बता रहा था, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए भी आप इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। दूसरा इक्वेशन देख लीजिए जरा, यहाँ वन है, यहाँ वन है। जब कुछ नहीं होता, मैंने बताया 1 लिखा रहता है मल्टीप्लाई में। ये 1/3 लिखा है, A1/A2। ये 1/3 लिखा है, यानी दोनों माइनस हैं तो -1/3। ये 8/16 लिखा। ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1/3 रहेगा, दोनों सेम है। बट ये 1/2 आ जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब A1/A2 आपका इक्वल है B1/B2 के, एंड डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब आपका A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2, डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो ऐसे में लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। और जब लाइन पैरेलल होती हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। इनकंसिस्टेंट होती हैं तो इसका मतलब आपको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट आगे निकल गया। इस वाले में चेक करेंगे जरा, देखो 2/4 हो जाएगा, इधर आपका 1/-2 हो जाएगा। ये देखो, इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 6/4 लिखेंगे। ये देखो कैंसिल करने पर 1/2 हो जाएगा, लेकिन वो प्लस का रहेगा। यहाँ देखो माइनस का 1/2 आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला इसके इक्वल नहीं है। जब ये A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल नहीं होते तो ऐसे केस में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। और इंटरसेक्टिंग जब लाइन हो जाती हैं आपकी, तो आपका वो बन जाता है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट बन जाता है। इस लाइन की बात करते हैं, देखो 2/4 है, ये आपका माइनस का 2/-4 है, केवल साइन है तो इधर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको चेक करेंगे, इधर जाने पे +2 बनेगा, इधर जाने पे 5 प्लस का बन जाएगा, तो ये 2/5। ध्यान से देखो तो 2/4 इक्वल टू 2/4 तो हो जाएगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू 2/5। इसका मतलब आपका जो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो लाइन आपकी कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। पैरेलल लाइंस में आपका नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन होता है तो ऐसे को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंट को आपको ग्राफ पे नहीं बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की आगे की बात करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए, क्वेश्चन अच्छा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया मैंने, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। इसका जो पेरीमीटर है उसका हाफ कितना है, 36 है। तो पेरीमीटर, पहले तो गार्डन की देखो लंबाई और चौड़ाई हम लिखते हैं, ये लेंथ और ब्रेथ लिख देते हैं, एक्स एंड वाई। पेरीमीटर का जो हाफ, मतलब रेक्टेंगुलर का गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है,
हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। लेंथ और विथ दोनों हमने एक्सपेक्ट मान लिया है, जो निकल के आ रहा है वो 36 है, मतलब हाफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × L + B। लेकिन इसका पूछा है हाफ, तो इसका हाफ दिया है, पूछा नहीं है, दिया है। तो ये कितना दिया है? हाफ कर दिया मैंने 36। तो हम इसको हाफ द पेरीमीटर ऑफ लिख सकते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + B/2 इक्वल टू 36। क्या निकल के आ जाएगा ये? L + B की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपकी? 36 आ गई। ध्यान से देखो तो L + B आपका 36 आ गया। अब करना क्या है? एक्चुअली एक रिलेशन दिया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो विथ इसकी कितनी है? x। इस विथ से जो है वो इसकी जो लेंथ जो है 4 मीटर मोर है, मतलब इस चौड़ाई से ये जो लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है। अगर दोनों को बराबर करना होगा तो मुझे चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो लंबाई के बराबर होगी। तो मैंने क्या किया, इस विथ में 4 को ऐड किया, तो ये अभी लंबाई के इक्वल हो गया, लेंथ के इक्वल हो गया 4 ऐड करने के बाद। ठीक है, 4 ऐड करने के बाद ये आपका इसके इक्वल हो गया लेंथ के। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन यहाँ पर है, देखो लेंथ क्या है आपका y, विथ क्या है आपका x, दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 36। तो यहाँ लिख दीजिए इसको, यानी x + y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 36। ये इक्वेशन सेकंड है। अब ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं निकला है, तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? y को इधर लाना पड़ेगा, 4 को इधर ले जाना पड़ेगा। ये x - y इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा तो -4। ये फिलहाल आपका इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड क्या है? x + y इक्वल टू 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन ऑफ द गार्डन निकालना है। कैसे निकालेंगे? दोनों जो लाइन है इनका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको अभी क्या बताता हूँ, इनको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ -y है, यहाँ +y, दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दो। ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन कितना बनेगा? ये 2x। ऐड करने पर प्लस माइनस दोनों जीरो हो जाएंगे। ये ऐड करेंगे तो देखो ये वो -4 है, ये 36 है, ये 32 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 36 बड़ा है ना। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32/2 इक्वल टू 16 मीटर। ये आपकी x की वैल्यू आई है निकल के। y की वैल्यू क्या निकलेगी जरा यहाँ पर देख लीजिए। x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, 16 - y इक्वल टू -4। 4 इधर आएगा तो 16 + 4 इक्वल टू y। ये 20 मीटर जो है वो आपका y आ गया। 20 मीटर आपका y आ गया, 16 मीटर आपका x आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपके डायमेंशन निकल के आ गई। x क्या था आपका? विड्थ था। ये आपकी क्या थी? लेंथ थी। लेंथ और विड्थ दोनों आपके कैलकुलेट होके आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इक्वल -8 इक्वल टू 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको क्या चेक करना होता है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1/b2 देखना होता है आपको। अब इसके लिए क्या करेंगे? एक इक्वेशन आपको दिया गया है, 2x + 3y इक्वल टू, इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे, 8 को उधर भेज देंगे तो +8 हो जाएगा। a1 2 है, इंटरसेक्टिंग बनाना है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो मैं कोई दूसरा इक्वेशन लेता हूँ। उस तरीके से मैंने लिया 4x + y इक्वल टू 5। ये मैंने अपने हिसाब से लिया है, और हिसाब से कैसे हिसाब लगाया मैंने कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए। a1/a2 क्या आ रहा है आपका? 2/4 आ रहा है, और b1/b2 आपका 3/1 आ रहा है। और मैंने दिमाग लगाया ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरी इक्वेशन ये वाली होगी। अगर इस इक्वेशन को इसके साथ हम रखेंगे तो आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। क्लियर हुआ? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2।
V2 निकल के आ रहा है। अब अगर ये पैरेलल बनाना है तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। एक इक्वेशन पहले से दिया गया है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे A1/A2 B1/B2 सेम बनाना है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ, 2x प्लस 3y दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए ना। ये सेम नहीं करना है तो इसको मैं 4 लिख देता हूँ। सेम नहीं करना था ना, देखो ये 2/2 आएगा, ये 3/3 आएगा, ये आपका 8/4 आएगा। ये आपका चेक करते हैं अभी ये बनेगा कि नहीं इक्वल। ये तो 1/1 हो रहा है, ये 1/1 हो रहा है, लेकिन ये आपका 2/1 हो रहा है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यही कंडीशन आ गई और ये वाली इक्वेशन सेकंड हो जाएगी जो इसके साथ पैरेलल होगी। क्लियर हुआ। थर्ड वाला केस क्या, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी कि पहले आपको कंडीशन देखनी है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इक्वेशन मुझे पहले दे रखी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तीनों रेशियो मुझे इक्वल बनाने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका डबल करता जाऊँ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। चेक कर लो जरा, 2/4 3/6 8/16, सबका आंसर 1/2 आ रहा है। देखो ये भी 1/2 बनेगा, ये भी 1/2 बनेगा, ये भी 1/2 बनेगा। फाइनली आपके तीनों सेम आएंगे और ये तीनों जब सेम आते हैं तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। तो दूसरा इक्वेशन है इसके साथ, ये आप ले सकते हो, और ये इक्वेशन जो है वो आपका इसके साथ कोइंसिडेंट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से, इसमें ग्राफ को ड्रॉ करवा रहा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. ये आपको पहले ग्राफ पे बनाना पड़ेगा। चलिए तो मैं आपको यहाँ पहले क्या करता हूँ, एक ग्राफ लेता हूँ। एक मिनट, ऑनलाइन मुझे ग्राफ लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ग्राफ लेता हूँ मैं, जरा देखता हूँ। चलिए ग्राफ ले लेते हैं। चलिए ना, ग्राफ पेपर लेते हैं, इसके बाद ग्राफ पेपर पर एक ट्रायंगल बनेगा इसका। सफिशियंट है। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अब देखिए जरा, पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू, इस वन को उधर ले जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, ये उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, जरा देखिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू, उसको 12 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज लेनी है। अगर आपका वाई 0 है तो एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, देखो ध्यान से, पहले वाले में एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक्स आपका 0 है तो वाई की वैल्यू, देखो ध्यान से, दोनों माइनस बाई -1 है तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर +1 आ जाएगा, ठीक है। इस बार इससे बनाते हैं। अगर इसमें देखो वाई की वैल्यू 0 कर देता हूँ मैं, तो ये 2y 0 हो जाएगा। 2y 0 होने के बाद ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो 3 4 से 12 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप ये वैल्यू इसमें रख के देख सकते हो। अगर मैं एक्स को 0 कर देता हूँ तो ये पूरा 0 बनेगा, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए 2 डिवाइड करेगा 12 को 6 टाइम्स। ये आपका हो गया। इसके बाद अब इन दोनों का मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
चलिए ना ग्राफ बनाते हैं। ये अब देखिए ग्राफ बनेगा इस पे। एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू -1 है, ये एक्स एक्सेस है आपका। एक मिनट, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई नेगेटिव है। अब करना क्या है, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पर होगी और वाई की वैल्यू 0 होगी, तो यही पॉइंट आपका -1, 0 हो जाएगा। दूसरा है एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू 0 इस वाली लाइन पे होती है, अभी बताया था मैंने। वाई की वैल्यू 1 जो है वो इस वाले पॉइंट पे होगी। इसको क्या लिखेंगे, 0, 1। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देते हैं और एक लाइन बना देते हैं लंबा। ठीक है, लाइन बना दिया। लाइन जैसे ही हमने बनाया है तो इस लाइन की इक्वेशन इस पे लिख देते हैं, क्या है ये, x माइनस वाई इक्वल टू -1। दूसरे वाले के पॉइंट देखो, x की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो 1, 2, 3, 4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसको लिखेंगे 4, 0। दूसरा पॉइंट है 0, 6, यानी x 0 है लेकिन y की वैल्यू 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो लिखेंगे 0, 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिलाएंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। किस इक्वेशन का है ये, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब ध्यान से देखो आपको, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन लाइंस के थ्रू और एक्स एक्सिस के थ्रू एक ट्रायंगल बन रहा है, और वो ट्रायंगल ध्यान से देखो तो कुछ ये वाला ट्रायंगल है। तो मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे इस ट्रायंगल के साथ, इसके पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। कोऑर्डिनेट्स आपको तीनों नजर आ रहे हैं। एक ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 1, 2, 3। वाई पर तो आ रहा है 3 और एक्स पर कितना आ रहा है, 1, 2, 3। तो ये 3, 3 है आपका। ठीक है, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है, पूछा क्या जा रहा है आपसे, कोऑर्डिनेट। ये को क्या हो जाएगा आपका, -1, 0 कोऑर्डिनेट हो गया। ये वाला आपको पता ही है 4, 0। तीनों कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल के आपको दिख रहे हैं। बाद में क्या पूछा है, सेट द ट्रायंगुलर रीजन। बस यही पूछा था आपका, ये निकल के आ गया। और कुछ नहीं पूछा है, ट्रायंगल भी आपका बन गया और आपने ये सेट भी कर दिया, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स भी आपने बता दिए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, इसमें अब आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। आज के लेक्चर में आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका अभी डे 3 चल रहा है। अभी ये लेक्चर कितने टाइम का हुआ, आई थिंक 1 घंटे का ये लेक्चर हो गया है। के बाद मैं लेक्चर आपका एक और रिकॉर्ड करूंगा आधे घंटे का, उसमें आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।